नमस्कार दोस्तों, जनमत के संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। जैसी कि आशंका थी, पाकिस्तान में वही हुआ। कल देर रात तक चले राजनीतिक नाटक के बाद अंततः इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया। उन्हें इस बात का पूरा एहसास था कि संसद में वे अपना बहुमत गंवा चुके हैं, किंतु इसके बाद भी वो हठधर्मी दिखाते रहे। कभी अपने समर्थकों का जमावड़ा राजधानी में इकट्ठा करके विपक्ष पर दबाव बनाने की कोशिश की, कभी राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित करके जनता की सहानुभूति बटोरने का प्रयास किया, किंतु अंततः उन्हें जाना पड़ा। यदि वे संसद में अपने बहुमत का अभाव देख करके इस्तीफा दे देते तो आज बतौर नेता प्रतिपक्ष वे पाकिस्तान की संसद में सुशोभित होते और राजनीतिक स्तर पर उनका सम्मान बना रहता है। क्रिकेट के बारे में एक बार सुनील गावस्कर ने यह कहा था कि आपको तब रिटायर हो जाना चाहिए जब लोग आपसे पूछें कि आप रिटायर क्यों हो रहे हो, ना कि तब तक रुके रहें जब तक कि लोग ये आपसे पूछने लगे कि आप रिटायर क्यों नहीं हो रहे। इमरान खान अतीत में क्रिकेटर रहे हैं, विश्व प्रसिद्ध क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं, किंतु वे सुनील गावस्कर की समझाइश पर यदि अमल करते तो आज उनका सम्मान बना रहता। और जिस तरह से वो संसद से निकल भागने के लिए मजबूर किए गए या मजबूर हुए, वह स्थिति उन्हें नहीं झेलना पड़ती। उनके पक्ष के जो संसद के अध्यक्ष, सभापति, उपसभापति थे, उन्होंने भी जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना आचरण किया उससे किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, किंतु पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की प्रशंसा करनी चाहिए कि उसने बिना किसी दबाव के बहुत निर्भीकता के साथ इमरान खान को इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि वे गद्दी छोड़ें। यह भी संभावना है कि न केवल इमरान खान अपितु उनकी नेशनल असेंबली के जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर थे, उन्होंने चूंकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार समय सीमा के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान नहीं कराया, लिहाजा उनको अवमानना का दोषी ठहराया जा सकता है। विपक्ष की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई शाहबाज ने प्रधानमंत्री पद हेतु अपना नामांकन भर दिया है और इमरान खान की सरकार के एक पूर्व मंत्री ने भी उनके मुकाबले में अपना नामांकन भरा है। कल प्रधानमंत्री का चयन होगा। उम्मीद तो यही है कि शाहबाज शरीफ जो हैं वो संयुक्त विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री बनेंगे और जैसा कहा जा रहा है, जुल्फिकार अली भुट्टो के नवासे पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बेटे और पूर्व राष्ट्रपति आसिफ जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो को शायद वो प्रधानमंत्री बनाएंगे। हो सकता है ये अनुमान गलत भी निकले, किंतु आज के माहौल में, आज की परिस्थितियों में शाहबाज शरीफ की ये मजबूरी है कि वो समूचे विपक्ष को साथ में लेकर के चले। अन्यथा शरीफ परिवार और भुट्टो परिवार, इन दोनों के बीच में तो सांप नेवले जैसा संबंध भी रहा है। किंतु इस समूचे घटना चक्र में जो एक बात उभर करके सामने आई कि इमरान खान ने जाते जाते देश के नाम जो अनेक संदेश प्रसारित किए, उसमें उन्होंने भारत की भूरी प्रशंसा की, भारत के लोकतंत्र की प्रशंसा की और इस बात को बार बार दोहराया कि भारत एक बहुत मजबूत देश है। यूक्रेन संकट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका के दबाव को ठुकराते हुए भारत ने जिस तरह से रूस से तेल की खरीदी जारी रखी, फिर भी अमेरिका उसके ऊपर कोई आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगा सका।
इसके बाद इसके बाद पाकिस्तान में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के उस ऐतिहासिक भाषण के वीडियो काफी प्रसारित हुए, जब उनने 13 दिन की अपनी सरकार के विरुद्ध प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए अंततः यह कहा था कि मैं संख्या बल के सामने सिर झुकाता हूं और राष्ट्रपति महोदय को अपना इस्तीफा देने जा रहा हूं। पाकिस्तान के पत्रकारों ने और पाकिस्तान के बुद्धिजीवियों ने इमरान खान को अटल जी के उस भाषण की याद दिलाते हुए कहा कि आप भारत की खुददारी की, भारत के लोकतंत्र की यदि प्रशंसा कर रहे हैं तो फिर उन्हें वाजपेयी जी के इस आचरण से भी सीखना चाहिए। किंतु इस समूचे दौरान एक बात बहुत तेजी से उभर के आई कि पाकिस्तान के ऊपर भारत का कुछ न कुछ मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ने लगा है। जैसा कि सुनने में आया है, जनरल बाजवा भी अब इस बात के पक्षधर हो रहे हैं कि भारत के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखे जाएं। लेकिन जैसा कि इमरान को अपनी गद्दी जाते समय भारत में अच्छाइयां दिखी, भारत के लोकतंत्र में अच्छाइयां दिखी, भारत की विदेश नीति में उनको मजबूती दिखाई दी, भारत के नेतृत्व की दृढ़ता दिखाई दी, यदि यही उद्गार और यही विचार वे 2018 में जब प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए थे, यदि उसके तत्काल बाद अपने इस दृष्टिकोण का परिचय देते हुए भारत से दोस्ताना संबंध बनाते, तो कोई कारण नहीं है कि आज पाकिस्तान जिस बदहाली के कगार पर खड़ा हुआ है उससे वो बच जाता। और उससे भी बड़ी बात यह होती कि दोनों देशों के बीच में जो सैन्य तनाव सदैव कायम रहता है और पाकिस्तान द्वारा प्रवर्तित, प्रायोजित, समर्थित आतंकवाद जिस तरह से भारत में निर्यात होता है, उस पर उस देश के संसाधनों का बहुत बड़ा भाग खर्च होता है। इसी तरह तालिबान को लेकर के इमरान खान की जो ढुलमुल नीतियां रही, वे आखिरी तक यह तय नहीं कर पाए कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उनका रुख क्या होगा, उनके देश की नीति क्या होगी। यही वजह है कि संकट की इस घड़ी में अमेरिका ने तो उनका साथ दिया ही नहीं और चीन भी चुपचाप तमाशा देखता रहा। रूस चूंकि स्वयं संकट में फंसा हुआ है, इसलिए उससे किसी समर्थन की अपेक्षा तो फिलहाल कोई देश नहीं कर सकता। लेकिन इस राजनीतिक नाटक में पाकिस्तान के तमाम राजनीतिज्ञों को और आने वाली जो सत्ता है उनको भी ये बात समझ लेनी चाहिए, यदि वो अपने देश का कल्याण चाहते हैं, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को, पाकिस्तान के राजनीतिक वातावरण को और वहां के लोकतंत्र को यदि वो सुव्यवस्थित रूप देना चाहते हैं, और पाकिस्तान जिस तरह से एक अराजकता का प्रतीक बन गया है, दुनिया में आतंकवाद समर्थक देश के रूप में जो उसकी बदनामी है, यदि उसे दूर करना है तो आने वाली जो सत्ता है उसे इमरान खान का जो हश्र हुआ है उससे सबक लेकर के भारत के साथ बिना देर किए, बिना संकोच किए दोस्ती का हाथ बढ़ाना होगा। हमारे दोनों मुल्कों के बीच में सांस्कृतिक संबंध जो है या सांस्कृतिक जो समानता है वो काफी हद तक है। यदि राजनीति को कुछ देर के लिए अलग कर दिया जाए तो वहां का संगीत, वहां का साहित्य और वहां की संस्कृति पाकिस्तान को भारत के साथ स्थायी रूप से जोड़ने के लिए पर्याप्त है। मेरे कहने का आशय यह नहीं है कि पाकिस्तान अपना अस्तित्व समाप्त करके भारत में विलीन हो जाए, किंतु जिस तरह दो भाई घर में बंटवारे के बाद भी आपस में मिलजुल करके रहते हैं,
यदि पाकिस्तान के नए हुक्मरान इस सूत्र को समझ सकें तो मुझे लगता है कि विश्व की राजनीति में भारत जैसे देश का समर्थन प्राप्त कर पाकिस्तान भी अपनी खोई हुई इज्जत को पूरी तरह से ना सही तो कुछ हद तक तो वापस ला ही सकता है। आज दोनों देशों के बीच में यदि आपसी व्यवहार और आपसी व्यापार दोनों कायम हो जाए और जो विश्वास का संकट है उसे दूर करे पाकिस्तान, वो भारत की संप्रभुता का सम्मान करे और इस बात को स्वीकार करे कि वो कितनी भी कोशिश कर दे, अपने कितने भी संसाधन दांव पर लगा दे और अपनी सेना पर कितना भी खर्च कर दे, आतंकवादियों को प्रशिक्षण दे करके वो कश्मीर में उपद्रव मचाने की कितनी भी कोशिश कर दे, किंतु आखिर में उसके हाथ खाली रहेंगे। बीते 75 साल में पाकिस्तान ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी जिनमें सीधे सीधे वो पराजित हुआ, पूरी तरह पराजित हुआ और उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े तक हो गए। फिर उसने छद्म आतंकवाद के रूप में कभी पंजाब में और कभी कश्मीर में अपनी शरारतें जारी रखी, किंतु उस मोर्चे पर भी वो लगातार पिटता रहा। अब समय आ गया है जब पाकिस्तान की नई सत्ता, क्योंकि निश्चित रूप से वहां कुछ महीनों बाद चुनाव तो होंगे ही, इमरान का सत्ता में आना बहुत कठिन लगता है, क्योंकि वहां के जो विपक्षी दल हैं आज की स्थिति में ऐसा लगता है कि एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे। ये अच्छा संकेत है। ऐसे में चाहे शहबाज शरीफ सत्ता में आए या भुट्टो परिवार से कोई आए, किंतु उसे अब ये जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान को यदि श्रीलंका जैसी दुर्गति से बचना है तो उसे चीन की चालाक नीतियों से अपने को आजाद कर भारत के साथ रिश्ते सुधारना होंगे। यदि वो ऐसा कर सका तो फिर लगता है कि ये भारतीय उपमहाद्वीप में एक स्वर्ण युग की वापसी होगी। पाकिस्तान ने बीते 75 साल में जितना भोगा है, जितना खोया है, यदि उसके बाद भी उसको अक्ल नहीं आती तो फिर तो ये कहना ही पड़ेगा कि विनाशकाले विपरीत बुद्धे। कल शाम तक पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री का ऐलान हो जाएगा और हम ये उम्मीद कर सकते हैं और मौजूदा हालात में ऐसा लगता भी है कि अब पाकिस्तान को भी ये महसूस होने लगा है कि उसे कहीं ना कहीं भारत के नक्शे कदम पर चलना ही होगा। और यदि ऐसा हो सका तो फिर ये दोनों देशों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इस सच्चाई को समझ ले और भारत के साथ एक छोटे भाई की तरह अपने संबंध बनाए और उसको इस बात का इल्म तो होगा ही कि भारत अपने दायित्व बोझ से कभी पीछे नहीं हटता। तमाम मतभेदों के बावजूद भी श्रीलंका की भारत जिस तरह मदद कर रहा है, तो यदि पाकिस्तान चाहे तो संकट की घड़ी में भारत भी उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ा सकता है। किंतु इसके लिए पाकिस्तान को इस बात का प्रमाण देना होगा कि उसकी नीति में अब खोट नहीं है। यदि ऐसा हो सका तो फिर निश्चित रूप से ही ये दोनों देशों के बीच में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। आज के संस्करण में इतना ही। कल किसी नए विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।